हिमालय की गंगा के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपको मंदाकिनी घाटी में स्थित 5 केदारों में से एक तुंगनाथ मंदिर के दर्शन करवाएंगे और चोपटा से तुंगनाथ की यात्रा और उसके विविध आयामों के बारे में चर्चा करेंगे। तुंगनाथ 3700 मीटर के एल्टीट्यूड पर बसा हुआ दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर बसा हुआ शिव मंदिर माना जाता है। चोपटा और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र एक एल्पाइन मीडोज के नाम से जाना जाता है या ऊपर हिमालय क्षेत्रों के चारागाह के रूप में इसकी पहचान है। अगर आप इस क्षेत्र में सर्दियों के मौसम में आते हैं तो आपको चारों तरफ सफ़ेद चादर दिखाई देगी। पूरा क्षेत्र जो है बर्फ़ से ढका हुआ रहता है। मार्च और अप्रैल के महीने में यदि आप इस क्षेत्र में आते हैं तो आपको चारों ओर फूलों की घाटी दिखाई देगी। यानी कि उत्तराखंड का सबसे प्रमुख फूल बुरांस के आपको हर तरफ रंग बिरंगे फूल दिखाई देंगे, विभिन्न आकारों में और अलग अलग रंगों में। ये चौखंबा रेंज का खूबसूरत दृश्य जो हम आपको दुगलभिट्टा से दिखा रहे हैं। चोपटा से 4-5 किलोमीटर पहले इस क्षेत्र की खूबसूरत बायोडाइवर्सिटी, ग्रीन रेंज और इतना बेहतरीन हिमालय दर्शन शायद किसी और जगह से नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम चोपटा से तुंगनाथ तक की यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये ट्रैक लगभग 4 किलोमीटर का है और ये 4 किलोमीटर तय करने में हमें कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगता है। चोपटा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग ज़िले का एक हिस्सा है और इसके नज़दीक शहरों में ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी शामिल है। मंदाकिनी की घाटी का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है, लेकिन चोपटा के बुग्याल को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, क्योंकि चौखंबा हिमालय पहाड़ियों को जिस खूबसूरती के साथ चोपटा से देखा जा सकता है वैसा दृश्य कहीं और आपको नज़र नहीं आएगा। इनकी रेंज बहुत बड़ी है और तुंगनाथ के ट्रैक पर हर तरफ हरियाली भरा मेडो आपको दिखाई देगा और ऊपर यदि मौसम साफ है तो हिमालय की चोटियाँ। इस समय हम इसके चारों तरफ बुरांस के फूलों से घिरा हुआ देख रहे हैं, क्योंकि मार्च और अप्रैल के महीने के बीच में ये यात्रा तय की गई है और इसलिए आपको ये दिखाई देता है कि किस प्रकार बुरांस के फूलों ने पूरे घाटी क्षेत्र को अपने आगोश में ले लिया है। चोपटा केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1972 में बनाई गई थी और लगभग 975 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में है। अगर इसे सीधे देखें तो चोपटा के जो मिडोज़ हैं इन्हें एल्पाइन मिडोज़ कहते हैं। एल्पाइन मिडोज़ का मतलब है 3000 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित हिमालयी श्रृंखला में मौजूद गौचर या पशुपालन के क्षेत्र। तो इससे हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि हिमालय का जो क्षेत्र है
वो पशुपालकों और भूतांत्रिक लोगों का क्षेत्र माना जाता है और पशुपालन यहाँ का सर्वोच्च और सबसे प्रमुख व्यवसाय भी था और संस्कृति भी थी। और शिव जो है वो पशुपालकों के सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, इसीलिए पूरे हिमालयी क्षेत्रों में आपको शिव के और शक्ति के केंद्र दिखाई देंगे हर तरफ। और यहाँ पर भी हम देखें तो इन एल्पाइन मीडोज़ में विभिन्न प्रकार की जो हरी घास है और अलग अलग प्रकार के प्लांट्स हैं, जो ये दर्शाते हैं कि यहाँ की जो जैव विविधता है वो कितनी सशक्त है। और सामने चौखंबा पहाड़ियों की रेंज बहुत ही ज़्यादा अद्भुत और मनमोहक। उच्च हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों के 5 प्रमुख शिव मंदिरों में, जिन्हें पंच केदार के नाम से जाना जाता है, तुंगनाथ सबसे ऊंचा माना जाता है जिसकी ऊंचाई 3700 मीटर है। उसके बाद केदारनाथ 3583 मीटर, मध्य महेश्वर 3497 मीटर, रुद्रनाथ 2286 मीटर, हालांकि ये सबसे कठिन ट्रैक माना जाता है, और कल्पेश्वर 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ और अन्य सभी पंचकेदार के स्थल इस क्षेत्र के सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं। लोग यहाँ पर अपने आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये क्षेत्र अब ट्रैकर्स और टूरिस्ट के क्षेत्र बनने लगे हैं, जो अपने साथ में अपने क्षेत्रों की गंदगी यहाँ लेकर आ रहे हैं। तुंगनाथ क्षेत्र में अब प्लास्टिक की बोतलें दिखाई देने लगी हैं, जो एक बेहद शर्मनाक बात है। यदि हम इन क्षेत्रों को बचा के रखना चाहते हैं तो हम सभी का अपना कर्तव्य होना चाहिए कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक या अन्य कूड़ा न छोड़ा जाए और इनकी पवित्रता को बनाए रखा जाए। जब मैं पवित्रता की बात कर रहा हूँ तो इनकी पर्यावरणीय इकोलॉजिकल पवित्रता और इनकी जो धार्मिक पवित्रता है, दोनों का सम्मान किया जाना आवश्यक है, ताकि ये हमारे को जीवन देते रहें। यहाँ पर आकर जैसे ही तुंगनाथ के मंदिर के पास आते हैं तो पूरी चौखंबा रेंज एक अद्भुत तरीके से दिखाई देती है। वो हमारे कैमरे में कैद नहीं हो सकती है, वो इतनी विशालकाय है। इसलिए जब इन क्षेत्रों में आएँ तो इन क्षेत्रों की जो विशेष पर्यावरणीय स्थिति है, इसका जो भौगोलिक स्थिति है, उसका सम्मान किया जाना बहुत आवश्यक है। तुंगनाथ पहुंचकर ऐसा लगता है आपने एक शिखर प्राप्त कर लिया, लेकिन लोग से 2 किलोमीटर ऊपर और चढ़ाई करते हैं, जिसे चंद्रशिला कहा जाता है, और वो यहाँ की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। 2 किलोमीटर और ट्रैक करके वहाँ पहुँचा जाता है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी पुराने अपनी यात्राओं में बताया था, हिमालयी क्षेत्रों में जब आप इन जगहों पर आते हैं तो मौसम सबसे ज़्यादा अनिश्चित होता है। धूप कब तेज़ हवाओं में बदल जाए और किस समय तेज़ बारिश शुरू हो जाए, इसका कोई भी पता नहीं होता है। एक सामान्य यात्री के लिए ये सबसे कठिन क्षण होते हैं कि बहुत खूबसूरत और मन को भाने वाली जगह मौसम के बदलने के बाद बड़ी क्रूर नज़र आने लगती है। इसलिए जब तक एक पूरे समूह में ना आए, इसको हम बहुत आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये एक मॉडरेट ट्रैक माना जाता है, लेकिन फिर भी
अगर समूह में 2-4 लोग हैं तो ये सफ़र अच्छा कटता है, लेकिन अगर अकेले हैं तो थोड़ा मुश्किल है। माँ जी आपका नाम क्या है? उपजा देवी उपजा देवी। जी। तो ये बताओ कि बुरास जो करना पड़ता उबालना पड़ता है, हाँ पेड़ से निकालना पड़ता है, फिर उसकी तिली निकालनी पड़ती है, हाँ फिर वो धोना पड़ता है, तो उबालना पड़ता है चूल्हे में, पतीले में, उसका वो निचोड़ना पड़ता है, कपड़े पे छाड़ना पड़ता है, तब निकलता है जूस। ये बुरास जो है उत्तराखंड का जो है राज्य फ्रूट जिसे बोल सकते हैं हम, राज्य फल वो है। और हम अगर चोपटा में आए तो इसकी खूबसूरती को बुरास के फूलों ने बहुत बढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि ये फूलों की घाटी है और ऐसी चीज़ दुनिया में दूसरी जगह शायद नहीं दिखाई दे। ये बिल्कुल प्रकृति के फूल हैं। तो उपचा देवी जी जो है यहाँ पर उनका दुकान है और वो ये बुरास का जूस उन्होंने हमको दिया है। तो आप खेती बाड़ी करना चाहिए वो खूब काफी से कितना मतलब 1-2 बीघा 4 बीघा 5 4 बीघा होगा। 4 बीघा और सब बुरास में हो? नहीं बुरास बाहर रहते हैं जंगलों में। अच्छा अच्छा जंगल में रहते और जंगल में रहती है। बुरास। तो जंगल से आपको बुरास अलाउ है मतलब निकालने को मुझे परेशान करने हाँ पड़ते हैं, निकालना पड़ते हैं, निकालना पड़ता है। दिहाड़ी वालों को लगाने पड़ते हैं। अच्छा तो आप एक साल में कितना बुरास बना दो? नहीं ज्यादा नहीं बनाते, थोड़े ही बनाते हैं। कितना मतलब? ऐसे एक बोरी निकाल 1 कुंटल 1 क्विंटल में कितना बुरास बनेगा? ऐसे ही बनाते रहते हैं, जैसे लगता है ऐसे बनाते हैं। मतलब 1 क्विंटल में कितना लीटर बुरास बन जाएगा? बनता हुआ 100 लीटर बन जाता है। 100 लीटर। अच्छा तो इसको गर्म तो नहीं करना पड़ता ना? क्यों नहीं उबालना पड़ता है? अच्छा उबालना पड़ता है। उबालना पड़ता है। अच्छा तो यहाँ पर जो इतना बढ़िया ये पूरा चारागाह है जिसे बोलते हैं, अब पशु से 6 बढ़िया के हाँ, नीचे? पशु पीछे ना, अच्छा पशु पीछे से। अच्छा चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत खूबसूरत जगह है चोपटा और यहाँ पर जो है इसकी खूबसूरती को जो है जो हमारे देश के दूसरे हिस्सों से आए लोग तो वो ईमानदारी से ज़रा इसकी खूबसूरती को निहारें और यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। जो प्लास्टिक ला के लोग फेंक रहे हैं और कचरा उसको ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। ये बहुत ही ज़्यादा अगर प्रकृति के प्रेमी हम हैं तो यहाँ हमारा आना जो है सार्थक है। और इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि वो बुरास के जूस को पिए हैं और ऐसे लोगों को प्राथमिकता जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पेय ज़्यादा लें। दिल्ली से आकर मैगी मत मांगे और अगर दिल्ली से आप आते हैं तो बुरास का जूस पिए, पेप्सी का जूस मत पिए। पेप्सी पी के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। स्थानीय लोगों को भी आप बढ़ाएं, स्थानीय उद्योगों को बढ़ाएं तो इसी में सबके लिए अच्छा है। उत्तराखंड जो है वो प्रकृति का एक बहुत अच्छा प्रदेश है जहाँ पर हम सब लोगों को जो है प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, उसको बचाना हमारी सबकी जिम्मेवारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। इस ट्रैक पर अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए बुरास से अच्छा कोई पदार्थ नहीं है और ये आपको असीमित ऊर्जा देगा। फिलहाल हिमालय की गंगा के इस अंक में बस इतना ही। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। हिमालय की गंगा को देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल हिमालय की गंगा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।